हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे आई फ्लू हो रखा था और बिल्कुल भी क्लास नहीं ले पा रही थी। तो आज से आपकी क्लासेस जैसे हमेशा चलती थी वैसे ही आपकी डेली क्लासेस आपकी 2 बजे तक आपकी क्लास अगर लाइव होगी तो भी 2 बजे, ठीक है। और अगर आपकी अपलोड भी की जाएगी तो भी 2 बजे आपकी क्लास अपलोड होगी। डेली 2 बजे आप दोपहर में क्लास को देख लिया करें, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें, ठीक है। तो आज मैं आपको जो हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में, आज मैं आप लोगों को हमारे भारतीय इतिहास में एक लॉर्ड कर्जन जी का नाम भी आता है, उस लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में बताने वाली हूँ कि इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या क्या बताया है। इन्होंने शिमला सम्मेलन दिया था और इसके साथ साथ इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की, उसके क्या कारण थे, उसके क्या सुझाव दिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ध्यानपूर्वक एकदम बिना वीडियो को स्किप किए ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति यानी लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये हैं हमारे लॉर्ड कर्जन जी, ठीक है। चलिए इन्होंने देखते हैं शिक्षा के बारे में क्या क्या बताया है। तो लॉर्ड कर्जन जो थे ये 1899 ईस्वी में कहाँ आए? भारत के वायसराय बनकर आया। जो लॉर्ड कर्जन थे ये भारत में 1899 ईस्वी में क्या बनकर आए? वायसराय बनकर आए, यानी गवर्नर बनकर आए थे, ठीक है। कर्जन का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाए, यानी प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए, यानी बच्चों की जो शिक्षा है उस शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा है, जो शुरुआती शिक्षा है, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बल्कि उच्च स्तर पर अधिक सरकारी नियंत्रण रखा जाए। यानी जो उच्च स्तर की शिक्षा है उस पर किसका नियंत्रण रखा जाए? सरकार का नियंत्रण रखा जाए, ठीक है। तो इन्होंने ये बात कही। चलिए अब इनके आने के बाद एक शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन ये 1901 में हुआ था, ठीक है। शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इसको भी कहते हैं 1901 में, ठीक है। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन में क्या क्या चीज़ें हुई, चलिए इनके बारे में देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो हमारे वायसराय यानी गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने शिक्षा से संबंधित मैकाले की योजना की आलोचना की। आपको अच्छे से पता है, अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखी होंगी तो बहुत अच्छे से समझाया आपको कि मैकाले जी आए थे, उन्होंने हमारी ज़िंदगी तहस नहस कर दी थी। बहुत ज़्यादा शिक्षा में क्या किया था, टीचर को मारते थे, पीटते थे। वो चाहते थे कि किसका यहाँ पर हो, या वो चाहते थे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए और इसके साथ साथ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को शुरू किया जाए, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कहेगी कि जो वायसराय हमारे लॉर्ड कर्जन हैं, इन्होंने शिक्षा से संबंधित मैकाले की योजना की क्या की? आलोचना की। कर्जन द्वारा शिक्षा में लाने वाले परिवर्तनों का उद्देश्य राजनीतिक अधिक शैक्षणिक कम था, ठीक है। उनका मतलब था, ये उनका जो उद्देश्य था, यानी जो हमारे लॉर्ड कर्जन जी हैं, इनका क्या उद्देश्य था? शिक्षा में लाने वाले परिवर्तनों का उद्देश्य राजनीतिक ज़्यादा था और शैक्षणिक यानी शिक्षा में ज़्यादा जोर नहीं दिखाई दे रहा था, शैक्षणिक कम दिख रहा था, बल्कि राजनीतिक ज़्यादा दिख रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1901 में हमारे जो लॉर्ड कर्जन हैं, इन्होंने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया, ठीक है। ये शिमला सम्मेलन जो है ये शिक्षा पर आधारित, एक और शिमला सम्मेलन हुआ था जो लड़ाई पर आधारित था, लेकिन ये शिमला सम्मेलन शिक्षा पर आधारित था, ठीक है। तो 1901 में हमारे जो कर्जन जी हैं, इन्होंने भारत के उच्चतम शिक्षा, ठीक है, यानी जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसको अधिकारियों का सम्मेलन शिमला में बुलाया और सम्मेलन में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहा गया है कि जो शिमला प्रस्ताव है वो किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? वो शिमला सम्मेलन के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए फिर क्या हुआ? शिमला शिक्षा सम्मेलन कर्जन के सभापतित्व में 15 दिन हुआ। कितने दिन हुआ? 15 दिन तक चला था और उसमें शिक्षा संबंधी 150 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से निश्चित किया गया, यानी जो 150 प्रस्ताव थे उनको रखे गए। कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को इन्हीं प्रस्तावों पर आधारित किया, ठीक है। कितने दिन चला था? 15 दिन चला था। फिर क्या है? सम्मेलन के विषय में एक उल्लेखनीय बात ये थी, यानी कि एक
उचित बात ये थी कि उसकी कार्यवाही को आरंभ से अंत तक गोपनीय रखा गया था, यानी कि किसी को नहीं बताया था, ना ही मीडिया वालों को, ना ही किसी को, ठीक है, किसी के संपर्क में नहीं रखा गया, उसको एकदम चुपके चुपके से किया गया, ठीक है, गोपनीय रखा गया, एकदम छुपा कर रखा गया, उसको समाचार पत्रों में भी प्रकाशित नहीं होने दिया गया था। ये जो शिमला शिक्षा सम्मेलन था जो 15 दिन तक चला था, जिसमें 150 प्रस्ताव किए गए थे, इस सम्मेलन में जो विषय में जो एक उल्लेखनीय बात ये थी कि जो कार्यवाही को आरंभ से यानी शुरू से लेकर अंत तक एकदम शांति से किया गया, ना कि किसी मीडिया वालों को पता चलने दिया, ना ही पेपर में, ना ही न्यूज़ वगैरह में निकाला गया, एकदम गोपनीय तरीके से रखा गया। शिमला शिक्षा सम्मेलन को भारतीयों ने अपने विरुद्ध रचा हुआ षड्यंत्र समझा। जो भारतीय थे उन्होंने समझा कि ये हमारे विरुद्ध कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है। कर्जन का भारतीयों का सहयोग ना मिल सका, इसीलिए कर्जन को क्या हुआ, भारतीयों का सहयोग नहीं मिला, क्योंकि जो ये शिमला शिक्षा सम्मेलन है इसको छुप छुप के किया गया, 15 दिन तक किया गया, लेकिन एकदम भी शुरू से लेकर अंत तक किसी को पता नहीं चलने दिया, जिससे हमारे जो भारतीय लोग हैं, हम भारतीय लोग, उनको लगा कि ये जो शिमला शिक्षा सम्मेलन है ये हमारे लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें कर्जन को भारतीय लोगों ने क्या किया, कोई भी सहयोग नहीं दिया, ठीक है। दूसरा ये जो हमारा अगला पॉइंट है वो है प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए कर्जन ने उचित रकम की स्वीकृति दी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की स्वीकृति की। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की, यानी जो शिक्षक प्रशिक्षण होता है यानी टीचर ट्रेनिंग है उसकी व्यवस्था की उन्होंने, और साथ ही साथ शिक्षा अनुदान पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार भी किया, ठीक है। जो भी चीज़ें गड़बड़ थी उनमें क्या क्या किया, सुधार भी किया। कर्जन का मत था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जिस क्षेत्र का है, जिस देश का है, उसको उसकी मातृभाषा के अनुसार पढ़ाना चाहिए, तभी वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की भारतीय लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक स्कूलों पर सरकारी शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय दोनों का नियंत्रण आवश्यक मान लिया गया, आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई, ठीक है। चलिए अब है हमारा आता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में हुआ था। तो जब हमारे लॉर्ड कर्जन जी हमारे जब भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने शिमला शिक्षा सम्मेलन बनाया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज़्यादा बल देने की कोशिश की, प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा के अनुसार चलाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा, ये जो शिमला शिक्षा सम्मेलन है ये 15 दिन तक चला था, इसमें 150 प्रस्ताव रखे थे और इसमें पढ़ाई से रिलेटेड बात की गई थी, ठीक है। और इस बात को गोपनीय रखा गया, छिपा कर रखा गया, चुपचाप सारी चीज़ें यहाँ पर की गई, ठीक है, जो हमारा 1901 में बनाया गया था शिमला शिक्षा सम्मेलन। अब दूसरा इन्होंने बनाया भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई 1902 में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन की उपस्थिति में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1902 में की गई थी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशंस 1902, ठीक है। चलिए इसमें क्या बात कही गई, इसमें कहा गया कि लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए सन 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। ये कहा भी जाता है कि रैले जो आयोग हुआ था वो कब आया, इसके बारे में बात की जाती है। तो यहीं पे कहा गया कि जो लॉर्ड कर्जन जी थे उन्होंने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए कब सन 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करके उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए सुझाव देना था। यानी जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना वो सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय की क्या है, उसकी स्थिति को देखकर, उसकी स्थिति को समझकर, यानी क्या कहाँ पर कमी है, कहाँ पर मतलब अच्छा, ये सारी चीज़ों को उसका आकलन किया गया, सारी चीज़ों को उसको नोट किया गया कि क्या चीज़ कमी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो उसको देख करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सुझाव दिया गया था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि पाठ्यक्रम परीक्षा, यानी जो हमारा सिलेबस है, एग्जाम्स है, शिक्षण है, यानी जो टीचिंग है, कॉलेजों की जो शिक्षा है, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन इत्यादि विषयों पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव उपस्थित किए। और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, ठीक है, 2 भारतीय सदस्य शामिल हुए। उन भारतीय सदस्य का क्या नाम था, पहले का नाम था गुरुदास बनर्जी और दूसरे थे सैयद हसन, ठीक है। 2 लोग थे जो इनमें शामिल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग
की नियुक्ति किस कारण की गई थी उसकी नियुक्ति, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा था कि विश्वविद्यालय की वजह से की गई थी, है ना, विश्वविद्यालय में सुधार लाने के लिए, ठीक है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसमें जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति के कारण क्या क्या थे, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये सारी हेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने हेडिंग वाइज आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति के क्या क्या कारण थे, तो आप ये लिख सकते हो, ये शिमला शिक्षा सम्मेलन कब आया, 1902 में आया, 1901 में आया था, और उसमें क्या क्या बातें कही गई, तो आप उसको लिख सकते हो। उसके साथ आपसे पूछा जाए कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई, 1902 में हुई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई, वो आप उसके बारे में लिख सकते हो। उसमें विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यानी कि विश्वविद्यालय स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई थी, जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय के ही बारे में वहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। शिमला शिक्षा सम्मेलन में प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी, आई होप। अगर आ रही है तो जल्दी से लाइक करो, ठीक है। चलिए, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति के कारण क्या क्या थे, चलिए। पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत के सभी विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया था, यानी जो पंजाब विश्वविद्यालय था इसको छोड़कर भारत के जितने भी विश्वविद्यालय थे उसका जो संगठन है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो तरीका है, वो लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया था, ठीक है। लंदन विश्वविद्यालय का सन 1898 में पुनर्संगठन हो गया था और भारतीय विश्वविद्यालय को उसको अनुरूप परिवर्तन किया जाना आवश्यक था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालयों में संबंध, विश्वविद्यालयों से जो संबंध है वो कॉलेजों की संख्या में अति तीव्र वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालयों पर इतना कार्यभार हो गया था कि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन नहीं कर सकते थे, फलस्वरूप कॉलेजों का शिक्षण स्तर निम्न हो गया था। यानी जो विश्वविद्यालयों से संबंध, जो कॉलेजों की जो संख्या थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई थी कि जो विश्वविद्यालय में जो भी काम था वो ज़्यादा हो गया। भाई अगर किसी मान लो अगर आपके स्कूल में, मान लो एक स्कूल है और वहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी तो आपका काम भी क्या हो जाएगा, आपका बर्डन भी उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इस वजह से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जितने लोग बढ़ गए थे उतनी ही ज़्यादा काम का बोझ हो गया था, जिससे अच्छी से अच्छी शिक्षा लोगों तक पूरी तरीके से शिक्षा नहीं पहुँच पा रही थी। और कॉलेज का जो शिक्षण स्तर था वो क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था, धीमा हो गया था, निम्न हो गया था, ठीक है। चलिए, फिर है सीमेंट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी और उनमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। यानी जो सीनेट के सदस्यों की जो संख्या थी वो ज़्यादा हो गई थी और ज़्यादा होने के कारण विश्वविद्यालय में जो शिक्षक थे उनकी संख्या कम हो गई थी, ठीक है, उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं था, ठीक है। चलिए, विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और मान्यता देने का कार्य करते थे, उनमें शिक्षण की जो उनका मुख्य कार्य था कोई व्यवस्था नहीं थी। इस विषय में कर्जन का मत था कि आदर्श विश्वविद्यालय ज्ञान के प्रसार और विद्या के प्रोत्साहन का स्थान होना चाहिए। यानी विश्वविद्यालय में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतना ज़्यादा संख्या बढ़ गई थी कि क्या होता था कि इतना ज़्यादा, जितनी संख्या बढ़ी थी उतना ज़्यादा काम था, जिससे लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं पहुँच पा रही थी। तो बस ये विश्वविद्यालय जो है केवल क्या हो गया, ये सिर्फ एग्ज़ाम देने के लायक बन गया और मान्यता देने का काम करने के लायक बन गया था, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर कोई अच्छी सी व्यवस्था नहीं थी, अच्छे से काम नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जिस से लॉर्ड कर्जन का कहना था जो आदर्श विश्वविद्यालय हैं वो ज्ञान के प्रसार और विद्या प्रोत्साहन का स्थान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसके सुझाव और सिफारिशें, यानी कैसे इसका सुझाव किया गया और क्या क्या इनकी सिफारिशें थी, ठीक है। चलिए, तो ये कहा गया इनको कैसे, अब इनको सही तरीके से चलाया जाए, कैसे इनका सुझाव किया जाए, इस और क्या क्या सिफारिशें की गई, तो ये बात देखते हैं। जब इतना ज़्यादा बर्डन हो गया काम का और अच्छी शिक्षा नहीं लोगों तक पहुंच पा रही थी विश्वविद्यालय के लोगों की, तो फिर कैसे क्या करना चाहिए, तो देखिए इसके सुझाव देखते हैं। नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। तो हमारे लॉर्ड कर्जन जी जो थे उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके के नए विश्वविद्यालय नहीं खोलना है, जो भी विश्वविद्यालय हैं उन्हीं पर फोकस करना है, ठीक है। जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है, किसी भी नए विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करनी है, उनको नहीं खोलना है, ठीक है। यहाँ पर ये बात की गई।
दूसरा पॉइंट कहा गया, और जाहिर सी बात है जब इतना ज़्यादा बर्डन है तो नया विश्वविद्यालय मत खोलो, और भी लोग वहाँ पर आएंगे और बहुत से ज़्यादा काम बढ़ेगा। इससे कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप नए विश्वविद्यालय खोलो तो भीड़ हट जाएगी, तो इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है उसी पर फोकस करो, कोई नया विश्वविद्यालय मत खोलो। दूसरा पॉइंट कहा गया कि वर्तमान विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए, यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो विश्वविद्यालय हैं उन पर अच्छे से अच्छे शिक्षण कार्य को करना चाहिए। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट ये कहा गया कि स्नातक पूर्व शिक्षण का कार्य संबद्ध कॉलेजों में और स्नातकोत्तर शिक्षण का कार्य विश्वविद्यालयों में किया जाना चाहिए। यानी स्नातक जो पूर्व शिक्षण का कार्य है, स्नातक से पहले यानी डिग्री लेने से, यानी बीए जो भी था, बीए बीएससी बीकॉम जो भी था, उसके पहले का कार्य और उससे संबद्ध कॉलेजों में और स्नातकोत्तर शिक्षण का कार्य, यानी जो स्नातक हो चुके हैं, जिन्होंने स्नातक पास कर लिया है, ठीक है, ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं, उनको विश्वविद्यालयों में किया जाना चाहिए। ठीक है। चलिए, फिर ये कहा गया कि चौथा पॉइंट ये था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमा स्पष्ट रूप से निश्चित कर देनी चाहिए। ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट ये कहा गया कि सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर देनी चाहिए और उनकी सदस्यता की अवधि 5 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कि जो सीनेट की सदस्यों की जो संख्या थी उसको कम कर देना चाहिए और उनकी सदस्यता की जो अवधि है, यानी कि वो 5 साल तक क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, फिर क्या है, सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सिंडिकेट है उनकी संख्या जो है सिर्फ 9 से 15 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनका निर्वाचन सीनेट के द्वारा ही किया जाना चाहिए। सातवां पॉइंट ये था कि हर सदस्य यानी प्रत्येक संबद्ध कॉलेज का प्रबंध एक संगठित समिति द्वारा किया जाना चाहिए। यानी हर जो प्रत्येक संबद्ध कॉलेज है उनका जो मैनेजमेंट है वो एक संगठित समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर कहा गया कि कॉलेज को मान्यता देने के नियमों में कड़ाई की जानी चाहिए और द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। यानी ये कहा गया कि जो अगर बिना मान्यता वाले जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। बिना मान्यता के किसी भी कॉलेज को नहीं खोलना चाहिए। उन पर कड़ी से कड़ी उनके नियमों का पालन करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है। और द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। फिर 9वां पॉइंट ये था कि कॉलेजों और विश्वविद्यालय के योग्य अध्यापकों को सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं हैं उनको तोड़ देना चाहिए। ठीक है। इंटरमीडिएट की कक्षाओं को तोड़ देने का मतलब ये है कि 11th के सिलेबस को अलग रखना चाहिए और 12th के सिलेबस को अलग रखना चाहिए, और स्नातकों का जो पाठ्यक्रम है वो 3 वर्ष कर देना चाहिए। आपको पता है, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, क्या है, आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप क्या है 3 साल तक आपको करना पड़ता है। ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल आपको उस चीज़ की पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है। तो यही कहा कि जो पहले इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं थी वो 11th 12th एक साथ चलती थी। ठीक है। तो उसको तोड़ दिया गया। ठीक है। दोनों के सिलेबस अलग कर दिए गए, उसका करिकुलम, उसका पाठ्यक्रम अलग बना दिया गया। 11th की अलग सिलेबस और 12th का अलग सिलेबस। तो यही कहा गया कि इंटरमीडिएट की कक्षाओं को तोड़ देना चाहिए और स्नातक का जो पाठ्यक्रम है वो 3 वर्ष का कर देना चाहिए। तो यहाँ हमारे जब लॉर्ड कर्जन जी आए तब ये चीज़ हमारे यहाँ पर इंटरमीडिएट की जो कक्षा 11 और 12 चलती है वो लॉर्ड कर्जन की ही शिक्षा नीति के अनुसार चली, और हमारा जो स्नातक का पाठ्यक्रम है वो भी लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के अनुसार चला था। ठीक है। चलिए, अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया, यानी कि हमने पहले 1902 के बारे में पढ़ा, अब 1904 के बारे में पढ़ते हैं कि 1904 में एक फिर से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में क्या क्या चीज़ें बताई गई। तो लॉर्ड कर्जन ने कार्य क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के नाम पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का काम किया, यानी जो भी उस पर नियंत्रण किया जाए वो सरकार के माध्यम से किया जाए। तो लॉर्ड कर्जन ने अपनी जो कार्य क्षमता है और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता बढ़ाने के नाम पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का काम किया। इन सब प्रयासों के पीछे उनका वास्तविक उद्देश्य, यानी उनका जो एम था वो ये था कि शिक्षित राष्ट्रवादियों की संख्या को कम करना और उन्हें ब्रिटिश सत्ता के लिए प्रतिबद्ध बनाना था। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या अलग ही चीज़ बता दी। फिर क्या है, राष्ट्रवादियों द्वारा इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की गई और इसे साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाले एक कदम से रूप में देखा गया। उन्होंने इसे राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करने वाला अधिनियम माना। ठीक है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि लार्ज कर्जन की सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव और सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया और इस विधेयक ने 21 मार्च 1904 को पारित होकर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप ग्रहण किया और इस अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन, उनके अधिकार और उनके कार्यक्षेत्र आदि में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, अलग अलग बदलाव वहाँ पर किए गए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो 1904 में जो पारित किया गया था, हमारा जो यहाँ पर अधिनियम 1904 जो पारित किया गया था, तो 1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे, किस वजह से इसको पारित किया गया था। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या प्रावधान रखे गए। तो पहला पॉइंट ये है कि सीनेट के सदस्यों की संख्या को सीमित करके यह निश्चित कर दिया गया कि उनकी न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम संख्या 100 होगी और वे अपने पद पर आजीवन न रहकर केवल 5 वर्ष रहेंगे। यानी उनको उनके पद पर केवल 5 साल के लिए उनका पद उनको मिलेगा, उसके बाद पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन वो जीवन भर उनको वहाँ नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनको सिर्फ 5 साल के लिए वहाँ पर रखा जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई थी। फिर क्या है, दूसरा पॉइंट है सिंडिकेट के सदस्यों को निर्वाचित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जैसे कि मद्रास, मुंबई और कलकत्ता विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 और अन्य विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15 निश्चित की गई थी। यानी जो हमारे मद्रास में विश्वविद्यालय थे, बम्बई में थे, कलकत्ता में थे, इनके जो सिंडिकेट की जो संख्या, इनके सिंडिकेट के जो सदस्यों को निर्वाचित की गई थी वो संख्या 20 थी, 20 लोग थे और बाकी विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था कि सिंडिकेट को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को उनमें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। फिर है कि विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक कॉलेजों के लिए नियम कठोर किए गए और सिंडिकेट को इन कॉलेजों का नियम रूप से निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि विश्वविद्यालय जो है वो विश्वविद्यालय की जो सीनेट द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर वीटो का अधिकार दिया जाए। यदि सरकार आवश्यक समझे तो इस संबंध में नए नियम भी बना सकती है। ठीक है। इस प्रकार विश्वविद्यालय में सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसकी कोशिश की गई। ठीक है। चलिए 6 पॉइंट ये है कि जो हमारे गवर्नर जनरल, जो हमारे लॉर्ड गवर्नर थे, लॉर्ड कर्जन जी, इनको विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। ठीक है। और कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। यानी जो कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का जो अधिकार है वो सरकार ने अपने हाथ में खुद ले लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है कर्जन के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए कुछ आलोचकों ने कहा कि जो भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गए हैं। ठीक है। कर्जन के समय जो कृषि विभाग था, जो पुरातत्व विभाग था, इसकी स्थापना की गई और साथ ही 1904 के प्राचीन स्मारक जो थे, अभिलेख थे, ठीक है, जो प्राचीन स्मारक हैं, अभिलेख हैं, इन संरक्षण अधिनियम को पारित करने में सहायता दी गई। ठीक है। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय ही हो गई थी। ठीक है। जो शिक्षा महानिदेशक की जो नियुक्ति है वो कर्जन के समय ही हो गई थी। इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी H.W. ऑरेंज थे। ठीक है। कौन थे? H.W. ऑरेंज थे। तो ये है हमारे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें बताई हैं और कब शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ, 1901 में हुआ था। फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की जो स्थापना है वो 1902 में हुई, उसके बाद 1904 में हुई। ठीक है। तो इसके बारे में और क्या उसके कारण थे, क्या उसके सुझाव थे, ठीक है, क्या उसकी सिफारिशें थी, सभी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग पढ़ाई करना शुरू करिए। और प्लेलिस्ट में मैंने हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। जल्दी से आप लोग इंग्लिश की तैयारी करिए। सारी इंग्लिश का बहुत अच्छे से मैंने विद एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें आपको बताई हैं। एक एक मीनिंग जो टफ आपके जो वहाँ पे टर्म्स आए, जो भी वर्ड टफ आए, मैंने उसको वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। पूरा एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करके बताया है। मैथ की क्लासेस देख लीजिए। साइंस तो मैंने आपको सारी पहले से ही पढ़ा दी है। ध्यानपूर्वक उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक बार आप याद रखिएगा, अगर आप साइंस पढ़ लोगे तो आपने देखा होगा साइंस और सोशल साइंस का सिलेबस जो मैं आपको बता दूंगी कल। तो सोशल साइंस का जो सिलेबस है उसका हाफ पार्ट जो है वो साइंस में ही समझ लीजिए। जो साइंस में जो सौरमंडल, जो पृथ्वी, आप ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के बारे में, वही चीज़ें आपकी सोशल साइंस में भी है, थोड़े चैप्टर्स। ठीक है।
तो सारी क्लासेस पीछे की जो भी हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको पढ़ते रहिए। सारी क्लासेस हिंदी भी बहुत अच्छे से मैंने आपको चीज़ें पढ़ा दी हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं जो आपकी कवर कर दूँगी। तो जल्दी जल्दी से पढ़ते रहिए और हर चीज़ को जल्दी से कवर करते रहिए, ताकि आप अभी से पढ़ोगे तो आप यूपी टेट का फॉर्म भरोगे तो आपको वहाँ पे आसानी होगी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और धीरे धीरे अपनी तैयारी करते जाइए। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके से मुस्कुराते जाइए और आई फ्लू से बचिए जितना बच सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।